Now I am become death, the destroyer of worlds. दोस्तों ये वर्ड्स थे न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में ट्रिनिटी टेस्ट नामी टेस्टिंग ब्लास्ट करने के बाद एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के। कौन था ये इंसान? इन वर्ड्स को सुनकर ये इंसान नहीं कोई शैतान लगता है। क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर पर मूवी बना दी है। आखिर क्या राज है इसका? ट्रिनिटी टेस्ट क्या है? ये सब जानने के लिए चैनल राज की बात की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर दुनिया के पहले न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। क्रिस्टोफर नोलन ने हिस्ट्री के इस इवेंट पर एक मूवी बनाई है जिसका नाम ओपेनहाइमर है और इस मूवी का लीड रोल पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी का फेमस कैरेक्टर प्ले करने वाले सिलियन मर्फी प्ले कर रहे हैं। दोस्तों ओपेनहाइमर 1904 में न्यूयॉर्क की एक जर्मन ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए। ये कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे। ये 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इन्हें मिनरोलॉजी की बहुत नॉलेज थी। दोस्तों मिनरोलॉजी को डिफाइन किया जाए तो ये मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी है। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनको 12 साल की उम्र में मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था और जब ये 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो 4 साल की डिग्री इन्होंने 3 साल में कंप्लीट कर ली। ओपेनहाइमर क्लास के टॉपर थे और केमिस्ट्री इनका मेजर था, लेकिन इन्होंने रियलाइज किया कि इनका पैशन फिजिक्स है। 1927 में 23 साल की उम्र में इन्होंने PhD कर ली, जो कि एक हैरान कुन बात थी। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जीनियस पीपल ऑलवेज हैव अ डार्क साइड। ओपेनहाइमर मोस्टली डिप्रेस रहते थे और इनका बुक्स से प्यार इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा था। अगर ये बोला जाए कि इनको बुक्स पढ़ने की एडिक्शन थी तो ये भी गलत नहीं होगा। इन्होंने अपने भाई से कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन माई फ्रेंड्स। हिटलर के दौर में बहुत से साइंटिस्ट्स जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको बच्चा बच्चा जानता है फिजिक्स में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, वो भी इन साइंटिस्ट में शामिल थे। और दूसरे साइंटिस्ट जैसे कि जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि पायनियर थे मॉडर्न कंप्यूटर के, लियो सिजिलार्ड, जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन डिस्कवर किया था, हैंस बेथे, जिन्होंने स्टार्स में फ्यूजन डिस्कवर की थी, एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है, एनरिको फर्मी, जो कि वर्ल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के क्रिएटर थे। ये सब अमेरिका भाग गए थे। हिटलर के अरूज से पहले ओपेनहाइमर ने पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन 1936 में हिटलर के ज्यूज के साथ बर्ताव को देखकर उनको रियलाइज हुआ कि पॉलिटिकल सिनेरियोज की अवेयरनेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1936 से इन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज और मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दी और काफी पैसा डोनेट किया फार्मर्स और लेबर यूनियंस में। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका पार्ट नहीं लेना चाहता था। अमेरिका ने बस ऑपरेशनल रेडीनेस को स्ट्रेटेजी बनाकर सिर्फ इस वॉर को विटनेस करना था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। यूं अमेरिका की एंट्री हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में, नॉट एज अ स्पेक्टेटर, इनफैक्ट एज अ पार्टिसिपेंट। साइंटिस्ट्स की न्यूक्लियर रिसर्च जिसका पर्पस साइंटिफिक था, अब वो पर्पस मिलिट्री मिशन बन गया था। अमेरिका ने $2.2 बिलियन खर्च कर दिए थे इस मिशन पर, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आज के $24 बिलियन बनते हैं। दोस्तों मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और 13 अगस्त 1942 को कर्नल लेस्ली ग्रोव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड अपॉइंट कर दिया जाता है और ये ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब को डिजाइन करने वाली टीम का लीडर अपॉइंट कर देते हैं। प्रोजेक्ट को अंडरकवर रखा जाता है और इसकी लोकेशन ओक रिज, टेनेसी स्टेट होती है। इस पूरे सिटी को उस टाइम पे सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है। इसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पूरा शहर आबाद किया जाता है। इस सीक्रेट सिटी में यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाता है। दोस्तों यूरेनियम 238 से एक अच्छा चेन रिएक्शन नहीं होता, वेयरएज इससे सेपरेट किए जाने वाला यूरेनियम 235 बहुत हाई फ्यूजन प्रॉपर्टीज रखता है। और दूसरी तरफ वॉशिंगटन में प्लूटोनियम को भी यूरेनियम 238 से ही प्रोड्यूस किया जाता था और बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा फ्यूजन प्रॉपर्टीज रखता है और उससे कहीं ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वाई की। ये प्रोजेक्ट इन प्रोड्यूस किए गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ कर बॉम्ब बनाने का था।
दोस्तों यूरेनियम 235 की प्रोडक्शन ऑक रिज टेनेसी में और प्लूटोनियम की प्रोडक्शन वॉशिंगटन में हो रही थी, लेकिन बॉम्ब को बनाने के लिए इनके पास अभी तक कोई लोकेशन नहीं थी। ओपेनहाइमर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उस जगह का बताया जहां ओपेनहाइमर ने अपनी समर वेकेशंस गुजारी थी। ये प्लेस लॉस एलामोस थी, जो कि न्यू मैक्सिको में थी, पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच। और प्रोजेक्ट वाई के लिए ये जगह फाइनल कर दी गई। कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ओपेनहाइमर से बहुत इम्प्रेस थे। इनको प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मिलिट्री के कुछ लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि ओपेनहाइमर का बैकग्राउंड ज्यूइश था। वो ओपेनहाइमर की लॉयल्टी पर शक करते थे, और सिर्फ ओपेनहाइमर ही नहीं थे जिन पर शक किया जाता था, बल्कि अमेरिका को एल्बर्ट आइंस्टाइन की लॉयल्टी पर भी शक था, उनके बैकग्राउंड की वजह से। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कर्नल लेस्ली 20 जुलाई 1943 में ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बना देते हैं। दोस्तों ओपेनहाइमर का एक वाइटल रोल था इस बॉम्ब को प्रैक्टिकली एक्सप्लोड करवाने में। ये बिल्कुल ऐसा ही रोल था जैसा कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने के बाद एक शेफ का होता है। कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में यूज करना है और इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, और इस अपीयरेंस से मेन गोल अचीव हो पाएगा या नहीं। दोस्तों इस टाइम पर अमेरिका 2 बॉम्ब्स बना रहा था। एक जो यूरेनियम 235 से बना था, इसका नाम लिटिल बॉय था। इस बॉम्ब में यूरेनियम 235 की वजह से एक फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है और उससे ब्लास्ट होता है। सेकंड बॉम्ब प्लूटोनियम बॉम्ब था, जिसमें प्लूटोनियम 239 यूज हुआ था और इसका नाम फैट मैन था। इस बॉम्ब का डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि प्लूटोनियम यूरेनियम से काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है और इसका फ्यूजन चेन रिएक्शन भी रैपिड है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ओपेनहाइमर ने बोला इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और कर्नल लेस्ली काफी रेजिस्टेंस के बाद मान गए। दोस्तों 16 जुलाई 1945 को किया जाता है प्लूटोनियम बॉम्ब का टेस्ट, और इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ये टेस्ट किया जाता है, और इसमें जो टेस्ट बॉम्ब यूज किया जाता है उसे नाम दिया जाता है गैजेट। और इस टेस्ट बॉम्ब में 13 पाउंड्स प्लूटोनियम यूज किया जाता है। इस बॉम्ब को 100 फीट की हाइट पर लटका दिया जाता है और फिर इस बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है। इस बॉम्ब से होने वाली तबाही ओपेनहाइमर की सोच से बहुत ज्यादा थी। इसी को देखकर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता से विष्णु की लाइंस बोली थी, आई एम बिकमिंग डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामी बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराया जाता है, और 3 दिन बाद प्लूटोनियम से भरा फैट मैन नामी बॉम्ब नागासाकी पर गिराया जाता है। हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के बाद ओपेनहाइमर बहुत खुश हुआ था और उसने बोला था काश ये बॉम्ब नाजीज के खिलाफ जर्मनी पर गिराया जाता। लेकिन जब नागासाकी पर यह बॉम्ब गिराया गया तो इसकी तबाही देखकर ओपेनहाइमर भी शॉक हो गए, और ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर से खुद वॉशिंगटन में जाकर मिले और इनको रिटन फॉर्म में बोला कि हमें इन न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को रोकना होगा, ये पागलपन है। ओपेनहाइमर बहुत दुख और अफसोस में थे कि इन्होंने ये बॉम्ब बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपनी बाकी की जिंदगी ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन और इनके यूज की ऑपोजिशन में गुजारी। अनडाउटेडली ओपेनहाइमर की ये इन्वेंशन आज का एक मेजर खतरा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि हम ये समझ जाएं कि पीस इज द सॉल्यूशन नॉट वॉर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।